हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे और बचपन का तीसरा यूनिट का नाम है बाल विकास की परिप्रेक्ष्य। यूनिट आपका ये वाला भी 10 नंबर का है। 10 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स याद करने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपके सभी पेपर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करिएगा। वहाँ से आप आसानी से सारे पेपर्स के यूनिट बाई यूनिट आप वीडियोस देख करके अपनी तैयारी बेटर कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर अपना तीसरे यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है बाल विकास का अर्थ क्या है। सबसे पहले उस बारे में बात करेंगे। विकास से अभिप्राय क्या है? बढ़ना ही नहीं है। विकास का अभिप्राय केवल बढ़ना नहीं है, विकास का अभिप्राय है परिवर्तन की। हमारे बीच में, हमारे अंदर आज क्या चीज़ें हैं, आज क्या हमने सीखा हुआ है और कल हम क्या सीखने वाले हैं। तो जो परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है तो वो विकास है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो कि समय दर समय हर समय चलती रहती है, अतः प्रत्येक क्षण विकास भी हो रहा होता है। हरलोक ने इसके लिए एक परिभाषा दी है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित और समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो कि परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। ये आपको हरलोक की परिभाषा भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में विकास चिंतन का मूल है, ये बात ध्यान रखनी है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है और हर तरफ से विकास अपना होता है, जैसे मानसिक, शारीरिक वगैरह, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें केवल शरीर के अंगों के विकास का प्रयुक्त व सामाजिक सामयिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी सेसल विल्ड ने विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पहली बात क्या कही उन्होंने? विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया, किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया। दूसरी बात कही है विकास मस्तिष्क में सभ्यता की। तीसरी है विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण, दशाएं, वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में भेद प्रकट होते हैं। तो ये हेनरी सिसल विल्ड की बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए, इसी प्रकार जेम्स ड्रेवर ने विकास को परिभाषित किया है और परिभाषा क्या दी है देखिए, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। तो ये विकास के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। विकास में बात आती है, अभी मैंने आपको बताया शारीरिक, मानसिक वगैरह, तो अपन अब बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास में देखिए, इसका आशय शिशु के अनुसार, आयु के अनुसार, शिशु की आयु के अनुसार शारीरिक स्थिति, शारीरिक आकार, अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र, शारीरिक जो गठन है, इनमें होने वाले अंतर परिवर्तन या विकास से है। ये आपको शारीरिक विकास के बारे में ध्यान रखनी है बात। और इसमें आगे देखिए, बच्चों में शारीरिक जो विकास है वो सदैव समान गति से नहीं होता है। कहें कभी तेज होएगा, कभी मंद गति से। बच्चे के शारीरिक विकास का उसके व्यवहार पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास न केवल बच्चों का दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार को प्रभावित करता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बच्चे के शारीरिक विकास के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर शारीरिक विकास में ध्यान रखना है कि शारीरिक जो विकास है वो हर समय पर समान गति से नहीं होता है। कभी आपने ऐसी बातें नोटिस करी होगी, आपका कोई दोस्त है जो 1-2 साल में ही काफ़ी ज़्यादा लंबा, मतलब शरीर में काफ़ी परिवर्तन हो गया हो, या कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो 3-4 साल से एक जैसा ही दिख रहा होगा। तो ऐसे परिवर्तन जो है शरीर में आते रहते हैं, कभी तेज कभी मंद गति से अपना विकास शरीर का होता रहता है, शारीरिक विकास। इसके बाद में अगला आता है सामाजिक विकास। इसमें देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्म उपरांत जन्म के बाद में शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता रहता है, साथ साथ होता रहता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी वह सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इनके प्रभाव से उसका सामाजिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास भी होता है। यह विकास स्थायी होकर के समय व परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार से सामाजिक विकास का अभिप्राय समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों के अनुरूप बच्चों में होने वाले विकास या परिवर्तन से है। तो सामाजिक विकास में ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बाल विकास के स्पष्टीकरण के 3 पद क्या हैं। पहला पद है, जो भी विकास होता है वो प्रगतिशील निरंतर होता रहता है। दूसरी बात है, क्रमबद्धता उसमें होएगी, निरंतर चलेगा, सुसंबद्धता होएगा। तो ये 3 बातें यहाँ पर, 3 पद आपको ध्यान रखने हैं विकास के स्पष्टीकरण के तौर पर।
बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से अभिप्राय क्या है? विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोन्मुख होती है, आगे की ओर बढ़ता है। और क्रमबद्धता का तात्पर्य विकास की क्रिया क्रमवार, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद में ही घटित होता है। जैसे विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखता है। तो इस तरह से ये एक घटनाक्रम है, एक इसका पर्टिकुलर एक क्रम है। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्रमबद्धता के अंतर्गत बताई है। और सुसंबद्ध से अर्थ है विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता देखी जाती है। इस तरह से इन क्रियाओं का क्रम निश्चित होता है, तो ये निश्चितता यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर इन 3 पदों को लेकर के ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं बाल विकास की मुख्य अवस्थाओं के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आती है गर्भकालीन अवस्था, दूसरी है शैशवावस्था, तीसरी है बचपन अवस्था, चौथी है बाल्यावस्था, 5वें नंबर पर है प्रौढ़ावस्था, 6ठे नंबर पर है वृद्धावस्था, 7वें नंबर पर है मध्यावस्था और 8वें नंबर पर है यहाँ पर किशोरावस्था। ये थोड़ा यहाँ पर क्रम डिस्टर्ब हुआ है। आपको मेनली तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनके ऊपर ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पर शैशवावस्था, दूसरे पे बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, ये ध्यान रखना है। बाकी आप इनका एक बार क्रम सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, उधर आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च करिएगा तो क्रम बाल विकास की मुख्य जो अवस्थाएं हैं उनका क्रम आपको मिल जाएगा। ये बाकी क्रम है, वृद्धावस्था इधर लास्ट में आएगा, मध्यावस्था इधर बाद में आएगा, पहले बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह से चलेगा। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा समझ लेना है। और मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना देने वाला हूँ, क्योंकि बाल विकास को लेकर के जब आप साइकोलॉजी में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, तो इनके लेकर के अपन एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझा दूंगा। इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं सबसे पहले शैशवावस्था की विशेषताओं को लेकर के, जिसके ऊपर प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में पहली बात आती है कि 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। यह तीव्र विकास की अवस्था होती है। दूसरा बिंदु है बड़ों पर निर्भरता की अवस्था ये होती है। तीसरा बिंदु है गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था है, जैसे बोलने की क्षमता विकसित होएगी, शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बिठाने की क्षमता होएगी, उसकी जो इंद्रियां हैं उनकी अनुभव करने की क्षमता आदि का विकास होएगा। पहले वह घिसटना, पेट के बल घिसटेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे काम इसी शैशवावस्था में होंगे। इसके बाद में चौथा बिंदु देखिए, इस अवस्था में स्वयं व परिवार के सदस्यों को पहचानने की क्षमता, परिचित माहौल में आत्मविश्वास से घूमना आदि आ जाता है। 5वां बिंदु देखिए, 2 वर्ष की आयु में सभी प्रमुख संवेग प्रेम, क्रोध, घृणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये कुछ बातें आपको शैशवावस्था के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बाल्यावस्थाओं को लेकर के आपको भी ध्यान रखना है बिंदु, ये भी महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इसमें 2 वर्ग हैं, पूर्व बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्थाओं के लिए देखिए 2 से 5 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे। इसे शाला पूर्व अवस्था भी कहते हैं, मतलब विद्यालय जाने से पहले की अवस्थाएं, जहां पर बच्चा घर में रह करके बातें सीखता है, अनुभव वहां पर लेता है। तो विभिन्न प्रकार के गामक कौशल का विकास, जैसे गिलास में पानी डालना, पेंसिल से चित्र बनाना आदि काम बच्चा घर पर ही सीखना शुरू कर देता है। अलग अलग बातें बोलना वगैरह वो सीख जाता है। अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, जबकि वे अकेले इन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो ये पूर्व बाल्यावस्था है। यहाँ पर इसके बाद में कुछ बिंदु और हैं। यहाँ पर देखिए भाषा विकास की तीव्र गति से इसमें होता है भाषा विकास। खिलौनों के साथ में खेलना बहुत पसंद होता है इस अवस्था में। और अब हम बात करते हैं पश्च अवस्था को लेकर के, तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को पश्च बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें विद्यालय जाने की अवस्था कहते हैं इसको। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना इसमें अच्छा लगता है। सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे हम उम्र और लड़के लड़कों के साथ में तथा लड़कियां लड़कियों के साथ में समूह में खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद में 5वां बिंदु देखिए, बच्चों में सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व के साथ साथ अवज्ञा व आक्रामकता का विकास भी हो जाता है। किशोर अवस्था के बारे में अब हम बात करते हैं। किशोर अवस्था में 12 से 20 वर्ष की अवस्था को कहेंगे। इसे यौवनारंभ की अवस्था भी कहेंगे। बालक कल्पना द्विवा स्वप्न की स्थिति में रहते हैं। शारीरिक विकास तेजी से होता है, जैसे लड़कियों में वक्षस्थल का विकास होना, लड़कों में आवाज़ का भारी होना, ऐसे कुछ परिवर्तन होंगे। 5वां यहाँ पर है अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। 6ठा बिंदु है समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावनाएं प्रबल हो जाती है। मूर्त चिंतन रहेगा बाल्यावस्था में। मूर्त चिंतन का मतलब है कि कोई बात, कोई वस्तु अगर आपके सामने रखी हुई है तभी आप उस बारे में सोच पाएंगे। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि कल्पना करने लग जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, ताजमहल ऐसा है, वैसा है। तो वो सारी चीज़ें कल्पना भी कर पाएगा किशोर अवस्था में आने के बाद में। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न बड़ा आता है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल में ये सारी बातें आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं
विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सहसंबंध संबंध क्या है? विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास आपस में सुसंबद्ध होते हैं। प्राय यह पाया जाता है कि जिन बच्चों में शारीरिक क्रियाएं जल्दी विकसित होती है उनमें अन्य क्रियाएं, अन्य विकास जैसे सामाजिकता, नैतिकता, सामाजिक मानसिक जो विकास है वो आदि भी शीघ्र आरंभ होते हैं। अब हम आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होएगा उसको हष्टपुष्ट बच्चे खेल में शामिल नहीं करेंगे, फलस्वरूप सामाजिकता का विकास विलंबित हो जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें पारस्परिक सहसंबंध होता है, अर्थात एक अवस्था के विकास में दूसरी अवस्था का विकास परस्पर जुड़ा रहता है। स्वस्थ रहेंगे तभी खेल पाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण से समझाने की कोशिश करनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास में आनुवंशिकता का प्रभाव, बाकी कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। बालक के विकास में किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आनुवंशिकता, जो गुणसूत्र वगैरह होते हैं अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणसूत्रों को लेकर के, कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। दूसरे शब्दों में आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी से बच्चे को रंग, रूप, आकार, वृद्धि आदि विशेषताएं प्राप्त होती है। कई बार आपने घर वालों के मुंह से ये सुना होगा कि मेरा बेटा दादाजी पर गया है या मेरी बेटी नानी पर गई है। इस तरह से काफ़ी बातें आपने सुनी होगी। तो बच्चों में जन्म से ही कुछ क्षमताएं ऐसी होती है जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके व्यक्तित्व में एवं व्यवहार में भूमिका का योगदान है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहे हैं वो। इसके बाद में दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है परिवेश का प्रभाव। परिवेश के प्रभाव में देखिए, बालक में परिवेश, पालन पोषण के तरीके, प्रेमपूर्ण जो रिश्ता रहा है, आहार, परिवार, स्कूल, मित्र, स्वास्थ्य की देखभाल आदि ही समस्त नए प्रकार के सीखी गई व्यवहार क्रियाओं और कौशलों के लिए उत्तरदायी होते हैं। भाषा, आदतें, रुचियाँ, परंपराएं, कौशल और अन्य जो योग्यताएं हैं इनका विकास परिवेश से ही हो पाता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा यहाँ पे कि देखा जाए तो आनुवंशिकता और परिवेश दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का महत्व सापेक्षित है कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में वंश परंपरा व परिवेश दोनों का ही सहयोग होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। और इसके साथ में ही आपको ये कुछ और लाइनें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता एवं परिवेश वातावरण का संबंध बीज और धरती के समान होता है। यदि बीज खराब है और धरती अच्छी है तो धरती खराब या बीज अच्छा हो तो उत्तम खेती असंभव है। अच्छी पैदावार के लिए दोनों का उत्तम होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इस तरह से ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि बालक के विकास को परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखिए, सामान्यतः परिपक्वता से आशय क्या है, किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से है। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना। यदि बच्चे को लिखना सिखाना है तो उसके लिए उसके हाथ की मांसपेशियों का परिपक्व होना आवश्यक है। बैठना, चलना आदि क्रियाएं परिपक्वता के फलस्वरूप ही घटित होती है। इन सब कामों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परिपक्वता का संबंध आयु से भी है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा परिपक्व होएगा। परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है। आपने ये अपने अंदर भी नोटिस किया होगा कि आप आज से 5 साल पहले जिस कंडीशन में थे, जिस लेवल पर थे, जिस लेवल पर आपका ज्ञान था, आज उस लेवल पर नहीं है और आगे आने वाले 4-5 साल बाद में भी आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखेंगे। तो ये सीखने से भी परिपक्वता का संबंध है। आयु बढ़ने के साथ बच्चे के अंग कठिन कार्यों के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात भी आपने नोटिस करी होगी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार व रुचियों में परिवर्तन भी परिपक्वता और सीखना दोनों के कारण होता है। दोनों साथ साथ होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सभी व्यक्तियों में सीखने की क्षमता होती है, भले ही उनमें विभिन्नताएं हुए। परिपक्वता के कारण ही बच्चे के काम करने के तरीके और जो क्षमताएं हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिपक्वता व सीखने के द्वारा बच्चे के विकास में सभी जो क्षेत्र हैं इनके जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, समयिकात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्ण रूपेण विकास आदि ये सारे प्रभावित होते हैं और परिपक्वता से ये सारा काम सिस्टम से रहता है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई डाउट समस्याएं रहती है तो कमेंट करिएगा। और यहाँ पर देखिए, सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने बात कर लिए हैं। 1-2 जो टॉपिक्स हैं वो अगले यूनिट में अपन डिस्कशन करेंगे। जो विकास को लेकर के जहाँ पर बात हो रही है, पहली बात तो यहाँ पर बालक के विकास को लेकर के, शारीरिक विकास को लेकर के हमने कुछ बिंदु यहाँ पर डिस्कशन करे। और जो अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में कुछ बिंदु डिस्कशन करें। अब जो अगला यूनिट आने वाला है, चौथा यूनिट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा
था उसके बारे में दिखाता हूँ। देखिए शारीरिक विकास को लेकर के ये अपना अगला यूनिट है। अब तीसरे यूनिट में भी काफ़ी सारे शारीरिक विकास को लेकर के बिंदु हैं, पर यहीं पर अगर अपन सारे बिंदुओं को डिस्कशन कर लेंगे तो फिर चौथे यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे। चौथा यूनिट आपका 10 नंबर का है। जैसे ही अपन चौथे यूनिट को पढ़ेंगे तो यहाँ से तीसरे यूनिट के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके चौथे यूनिट में भी कवर हो जाने वाले हैं। तो बार बार अपन ज़्यादा लंबा सिलेबस को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको पढ़ने में दिक्कतें ना आए। उसके लिए शॉर्ट यहाँ पर करा गया है कि तीसरे यूनिट के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, और यहाँ से ही जुड़े हुए कुछ और जो टॉपिक्स हैं इनको अपन चौथे यूनिट के लिए डिस्कशन करेंगे, ताकि एक पारदर्शिता वहाँ पर बनी रहे कि आपको क्या क्या यूनिट कहाँ कहाँ पर पढ़ने हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी अगले यूनिट में क्लियर हो जाने वाली है। और साथ में ही जो अवस्थाओं को लेकर के बात मैंने बताई थी आपको, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनके बारे में, तो ये आपके लिए रीड के लिए भी महत्वपूर्ण है। साइकोलॉजी में इनका अलग से टॉपिक्स हैं, तो वो अपन एक अलग वीडियो में इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। हर एक बिंदु को लेकर के बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे उनको। तो आपको जरूर से याद करना ही है ताकि आपकी रीड की प्रिपरेशन भी उधर से हो जाए। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं, आपने ठीक तरीके से मेरी सारी बातों को समझ लिया है। बच्चे और बचपन के बाकी सारे यूनिट्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए। प्लेलिस्ट से आप चैनल पर विजिट करके आप हर एक यूनिट के वीडियोस आसानी से देख पाएंगे और यूनिट बाय यूनिट अपनी तैयारी को बेटर कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का पीडीएफ के रिगार्डिंग भी कमेंट्स है कि हमें इन नोट्स की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों एक चार्ज यहाँ पर फिक्स किया गया है। बहुत थोड़े से पैसे में आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ शेयर करी जाने वाली है। अभी के लिए आप मेरे पास टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके उधर से पीडीएफ ले सकते हैं। जल्दी ही आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो वो व्हाट्सअप से ले पाएंगे कुछ ही दिनों में, वो भी आपके लिए अपडेट हो जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।